गहरे अफ्रीकी जंगल में कहानी शुरू होती है। दो रेंजर विंस्टन और उसका साथी गैबी एक निगरानी मिशन पर थे। वे एक छोटी नाव में नदी के रास्ते जा रहे थे जहां चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। गैबी एक ड्रोन उड़ा रहा था जो उस इलाके की तस्वीरें ले रहा था। अचानक एक अनजान लड़का ड्रोन को मारता है जिससे उसका सिग्नल चला जाता है। यह देखकर गैबी ड्रोन लाने के लिए जंगल में जाने का सोचती है, लेकिन विंस्टन उसे रोकता है। गैबी जिद करती है और अंत में विंस्टन मान जाता है। गैबी अकेली जंगल में चली जाती है और विंस्टन नाव में ही रहता है। तभी वह लड़का ड्रोन लेकर चला जाता है। रास्ते में वह सुरक्षा कैमरों पर कीचड़ लगा देता है। जब गैबी उस जगह पहुंचती है जहां उसका ड्रोन खो गया था तो उसे ड्रोन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। इस बीच वे लोग जंगल में जाल बिछा रहे थे और एक मशरूम से धूल फैलती हुई दिखती है जो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। गैबी अब अकेली और खोई हुई है। वह विंस्टन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। जब वह नक्शा देख रही थी तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। तभी जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। गैबी सोचती है कि उसे अब वापस जाना होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अनजाने में जाल की ओर बढ़ रही थी। चलते चलते वह जमीन पर पड़ी रस्सी पर ध्यान नहीं देती और जाल में फंस जाती है, जिससे उसके पैर में एक लकड़ी चुभ जाती है। गैबी उठकर रेडियो से विंस्टन को बुलाने लगती है। तभी उसके पास से कुछ दौड़कर चला जाता है। डरते हुए भी वह अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकालती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने पर वह देखती है कि जंगल से एक तेज लाल रोशनी आ रही है। इधर विंस्टन अपने दोस्त गैबी को ढूंढने के लिए नाव से चारों ओर देख रहा था। जब उसे गैबी कहीं नहीं दिखी तो वह नाव से उतरकर उसे जंगल में ढूंढने चला जाता है। जंगल में चलते हुए विंस्टन बार बार गैबी का नाम पुकार रहा था। तभी उसके चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे वह अपना संतुलन खो देता है और एक दलदल में गिर जाता है। एक पल के लिए वह एक पेड़ के पीछे कुछ देखता है और सोचता है कि वह गैबी है, इसलिए वह तेजी से उसका पीछा करता है। ठीक उसी समय गैबी जंगल में आगे बढ़कर एक केबिन में पहुंचती है। वह दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए गैबी अंदर चली जाती है और वहां अपने घाव का इलाज करने लगती है। विंस्टन आखिर दलदल से बाहर निकल पाता है, लेकिन तभी फिर से वही भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वह भागने लगता है। गैबी केबिन में सो रही थी, तभी उसे एक बुरा सपना आता है। सपने में वह उल्टी कर रही थी और यह देखकर उसे अजीब लग रहा था। अचानक उसका सपना टूट जाता है और वह जाग जाती है। तब वह देखती है कि उसके सामने दो लोग खड़े हैं। उधर विंस्टन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और खुद को समझाने लगता है कि यह सब सच नहीं है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसे 4 पैरों वाला एक अजीब इंसान जैसा प्राणी दिखता है। डर के मारे विंस्टन तेजी से वहां से भाग जाता है। केबिन में गैबी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि वे कौन हैं। वह उनका नाम पूछती है। वह आदमी खुद को बेरेंड और उसके बेटे को स्टीफन बताता है। फिर बेरेंड गैबी से पूछता है कि इस जंगल में कितने रेंजर आए थे। गैबी बताती है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग आए थे। बाद में रात के खाने के समय पिता और पुत्र एक अजीब प्रार्थना करने लगते हैं। यह देखकर गैबी थोड़ी हैरान और चिंतित हो जाती है। इस बीच विंस्टन अभी भी उस अजीब प्राणी से भाग रहा था। भागते भागते वह एक पेड़ की डाल पर फिसल जाता है और गिर जाता है। तभी वह प्राणी उसके सामने आकर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे विंस्टन फिर से भागता है और वह प्राणी भयानक चीखें निकाल रहा था। आखिर विंस्टन एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी मशरूम जैसी जड़ें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती हैं और अगले ही पल उस पर हमला कर देती हैं। अगले दिन बेरेंड गैबी के घाव का इलाज करने के लिए घर पर एक घरेलू दवा बना रहा था। गैबी वहां सो रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे स्टीफन को बाकी काम करने के लिए कहा। स्टीफन ने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा था, इसलिए वह गैबी को जिज्ञासा से देख रहा था। इस बीच गैबी को फिर से एक अजीब सपना आता है जहां उसके शरीर से पौधे उग रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह जाग जाती है और देखती है कि केबिन में अब वह अकेली है, क्योंकि बेरेंड और स्टीफन शिकार पर चले गए थे। गैबी तुरंत विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है। इस बार विंस्टन फोन उठाता है, लेकिन वह अजीब और बेतरतीब बातें करने लगता है, जिससे गैबी की चिंता और बढ़ जाती है। फिर गैबी आग जलाती है ताकि आग का धुआं देखकर विंस्टन समझ सके कि वह वहीं है। दूसरी ओर बेरेंड और उसका बेटा शिकार पर गए थे और उन्होंने एक जंगली सुअर मार डाला। इसके बाद बेरेंड सुअर का कुछ खून अपने बेटे के शरीर पर लगाता है और प्रकृति माँ से माफी मांगता है। ठीक तभी वे केबिन से धुआं उठते देखते हैं। यह देखकर वे तुरंत केबिन की ओर लौट आते हैं। बेरेंड पहले केबिन में घुसता है और गैबी को डांटता है कि दिन में आग नहीं जलानी चाहिए। रात में बेरेंड गैबी के घाव का इलाज कर रहा था और गैबी बार बार विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर गैबी बेरेंड से बात करना शुरू करती है और पूछती है कि उसकी पत्नी कहाँ है। बेरेंड बताता है कि उसे 13 साल पहले हड्डी के कैंसर के कारण अपनी पत्नी को खोना पड़ा था।
गैबी उसका दर्द समझती है और दुख व्यक्त करती है, लेकिन बेरेंट कहता है कि यही जीवन है। वह बताता है कि वह पहले एक वैज्ञानिक और फाइटोपैथोलॉजिस्ट था, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। इसके बाद स्टीफन गैबी को एक हड्डी देता है और बेरेंट कहता है कि यह उनकी तरफ से एक उपहार है ताकि वह भविष्य में उन्हें याद रखे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विंस्टन का शव अब मशरूम और पौधों से ढका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसा गैबी ने अपने सपने में देखा था। इस बीच केबिन में गैबी को फिर से वही अजीब सपना आता है। इस बार वह पेड़ उसके मुंह के अंदर घुसने लगता है। तभी बेरेंट उसे जगाता है और उसका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि असली घटना यह थी कि वह प्राणी अब केबिन के चारों ओर घूम रहा था। स्टीफन अपना धनुष और तीर निकाल लेता है और वह प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। फिर बेरेंट गैबी को चेतावनी देता है कि अगर प्राणी अंदर आते हैं तो उसे पूरी तरह से स्थिर रहना होगा, क्योंकि ये प्राणी अंधे हैं, लेकिन किसी भी आवाज से तेजी से उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। फिर गैबी अपने शरीर पर एक खास तरल लगाती है और बेरेंट और स्टीफन प्राणी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक प्राणी बगल से गैबी पर हमला करने आता है। बेरेंट तेजी से बीच में आकर उसे बचा लेता है। कुछ ही देर में एक ह्यूमनॉइड प्राणी केबिन के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्टीफन उस पर तीर चलाता है, जिससे वह प्राणी पीछे हट जाता है। तभी एक और प्राणी अंदर आता है और बेरेंट को उठाकर फेंक देता है। इस समय गैबी से गलती से आवाज हो जाती है, जिससे वह प्राणी उसकी ओर आकर्षित होता है। यह देखकर स्टीफन तेजी से पीछे से उस पर कई बार हमला करता है। फिर पिता और पुत्र मिलकर प्राणी से लड़ते हैं और उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर बेरेंट तेजी से दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी स्टीफन देखता है कि गैबी के मुंह पर खून है। वह तुरंत अपने कपड़े हटाता है और गैबी को साफ करने लगता है। इस बीच बेरेंट महसूस करता है कि वह खुद भी घायल हो गया है। बाद में बेरेंट गैबी को समझाता है कि ये प्राणी ह्यूमनॉइड फंगस हैं, जो इंसानों को पसंद करते हैं और उनके शरीर की सब कुछ खा जाते हैं। ये सुनकर गैबी हैरान हो जाती है। बेरेंट यह भी कहता है कि यह पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। तभी गैबी पूछती है कि क्या ये वही गॉड है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था। बेरेंट सीधे जवाब नहीं देता, बस कहता है कि इंसान बहुत कुछ मानते हैं और यह उनमें से एक है। फिर गैबी स्टीफन से पूछती है कि क्या वह भी अपने पिता की तरह सोचता है। स्टीफन जवाब नहीं देता, बस कहता है अब सोने का समय है। इसके बाद गैबी को एक सपना आता है। वह जंगल के बीच में अकेली थी। तभी कोई पीछे से उसे छूता है और तेजी से एक फंगस उसके गले में उगने लगता है। यह देखकर वह डर कर जाग जाती है। जागते ही वह देखती है कि स्टीफन उसके पास बैठा है और उसे सुंदर कह रहा है। गैबी अच्छी प्रतिक्रिया देती है और फिर अपने फोन से उनकी तस्वीरें लेती है। इसके बाद वह स्टीफन को अपनी कुछ और तस्वीरें भी दिखाती है। ये देखकर स्टीफन बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अचानक बेरेंट आता है और गैबी को राक्षस कहने लगता है और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद बेरेंट और स्टीफन कहीं चले जाते हैं और गैबी अपने मोबाइल के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने लगती है। तभी उसे वहीं एक किताब मिलती है जिस पर कुछ नोट्स लिखे थे। उधर बेरेंट अपने गॉड को भोग लगाने के लिए उस पेड़ के पास जाता है। वह कुछ खून गिराता है, फंगस खाता है और अपने बेटे को भी देता है। फिर वह अपना घाव देखता है, जो अब खुद ही ठीक होना शुरू हो गया था। इसके बाद बेरेंट घर लौटता है और देखता है कि गैबी उसकी किताब पढ़ रही है। फिर उसकी नजर गैबी के हाथ की ओर जाती है, जो संक्रमित लग रहा था। यह देखकर बेरेंट चिंतित हो जाता है और उसे घर से चले जाने के लिए कहता है। इस बार स्टीफन अपने पिता की बात से सहमत नहीं होता, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आती है। यह सुनकर बेरेंट देखने के लिए बाहर जाता है। जब वह बाहर जाता है तो स्टीफन गैबी की बांह पर फंगस रखकर उसे गले लगा लेता है। यह देखकर गैबी उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसे हमेशा याद रखेगी। बाद में बेरेंट लौट आता है और गैबी से कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। गैबी स्टीफन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन बेरेंट कुछ नहीं कहता। जाते समय गैबी को विंस्टन की टॉर्च मिलती है। यह देखकर वह फंगस के ठिकाने की ओर जाने की कोशिश करती है। बेरेंट चेतावनी देता है कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन गैबी उसकी बात नहीं सुनती। आखिर बेरेंट उसके पीछे जाने का फैसला करता है। थोड़ा आगे जाकर गैबी एक सुरक्षा कैमरे के पास पहुंचती है और उसका मेमोरी कार्ड निकाल लेती है। फिर वह विंस्टन का शरीर देखती है, जो बहुत सारे फंगस से ढका हुआ था। अपने दोस्त को छूकर वह महसूस करती है कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। फिर विंस्टन मरने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन गैबी मना कर देती है और कहती है कि वह उसे अस्पताल ले जा सकती है। फिर गैबी बेरेंट से पूछती है कि क्या विंस्टन की मदद करने का कोई तरीका है। बेरेंट बस उसे एक तीर देता है। यह देखकर विंस्टन तुरंत अपनी मौत चुन लेता है। गैबी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर कई ह्यूमनॉइड फंगस वहां आ जाते हैं। यह देखकर बेरेंट गैबी से कहता है कि वह तुरंत वहां से चली जाए। दोनों तेजी से केबिन लौट आते हैं। स्टीफन गैबी को देखकर खुश होता है। इसके बाद बेरेंट केबिन के सभी दरवाजे बंद कर देता है। रात में गैबी फिर से एक सपना देखती है। जागते ही वह देखती है कि फंगस तेजी से फैल रहा है
वह बेरेंट से कहती है कि वह जानती है कि उसके पास फंगस को रोकने की दवा है, लेकिन बेरेंट उसकी बात सुने बिना वहां से चला जाता है। गैबी स्टीफन से पूछती है कि उसके पिता कहाँ गए। स्टीफन कहता है कि वह प्रार्थना करने गए हैं। बेरेंट की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गैबी स्टीफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टीफन कहता है कि उसकी माँ अब जंगल में रहती है। इसके बाद गैबी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए राजी करती है। वह उससे कहती है कि वह रेंजर बन सकता है और यहाँ तक कि कहती है कि उसके लिए बहुत सारी महिलाएं भी हैं। थोड़ी देर बाद बेरेंट घर लौट आता है। अगले दिन बेरेंट अपने बेटे के साथ अपनी रूटीन की रस्में पूरी करता है और एक और मशरूम देता है। दूसरी ओर अब गैबी का संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो गया था। जब स्टीफन और बेरेंट घर लौट रहे थे, बेरेंट ने देखा कि स्टीफन घर लौटने के लिए उत्साहित था। घर पहुंचते ही स्टीफन गैबी को किस करता है, लेकिन यह सिर्फ मशरूम देने का एक संकेत था। यह देखकर बेरेंट कुछ नहीं कहता और गैबी से पूछता है कि क्या वह अब जाने के लिए तैयार है। गैबी महसूस करती है कि दवा काम कर रही है और कहती है कि वह यहाँ कुछ और दिन रहना चाहती है। यह सुनकर बेरेंट चुपचाप वहां से चला जाता है। स्टीफन खुश होता है और वह गैबी को तीर चलाना सिखाना शुरू करता है। फिर वह गैबी को उस पवित्र पेड़ के पास ले जाने का फैसला करता है, वही पेड़ जो गैबी के सपने में आया था। थोड़ी देर बाद घर में स्टीफन और गैबी बात करते समय बेरेंट का ध्यान हटा पाते हैं। जब गैबी अपने फोन के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रही थी तो उसे मिले मेमोरी कार्ड से उन फंगस की तस्वीरें भी दिखती हैं। बात करते समय बेरेंट उत्तेजित हो जाता है। फिर गैबी कहती है कि वह उस धर्म के बारे में जानना चाहती है जिस पर बेरेंट को गर्व है। यह सुनकर बेरेंट सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंत में वह उसे दिखाने का फैसला करता है। इसके बाद स्टीफन गैबी के मुंह पर लाल रंग लगाता है और बेरेंट उस पर जादुई पाउडर फूंकता है। इस क्रिया के बाद गैबी अचानक एक दूसरी ओर असामान्य दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वह बहुत सारी अजीब और रहस्यमय चीजें एक साथ देखती है। गैबी पूरी तरह से नग्न होकर एक दलदल में जाग जाती है। तभी वह पानी से एक लड़के को बाहर आते देखती है और वह लड़का स्टीफन था जो नग्न था। फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध होता है। वहां गैबी इस सब का आनंद ले रही थी, लेकिन फिर से उसी पवित्र पेड़ के पास जाग जाती है और वहां उसे कई भयानक दृश्य देखने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह असली दुनिया में लौट आती है। लौटते ही गैबी बेरेंट से पूछती है कि वह कहाँ थी। बेरेंट बताता है कि वह सपनों के मंदिर में थी और वहां 4 घंटे बीत चुके थे। गैबी कहती है कि उसे लगा जैसे कई महीने बीत गए हों। बेरेंट पूछता है कि उसने उसे क्या बताया, लेकिन गैबी कुछ भी नहीं समझ पाती। वह स्टीफन की ओर देखती है और अचानक उसे लगता है कि यह सब एक सपना था। फिर बेरेंट वही सवाल फिर से करता है जो सपने में पूछा गया था, वह चीज क्या चाहती है। तब हमें पता चलता है कि वह राक्षस बेरेंट के बेटे की जान लेना चाहता है, लेकिन बेरेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बेटे को मार सके। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गैबी और स्टीफन अब पहले से भी ज्यादा करीब आ गए हैं और बेरेंट सोच में पड़ गया है कि अब उसे क्या करना चाहिए। रात में जब बेरेंट प्रार्थना करने के लिए बाहर जाता है, गैबी और स्टीफन को मौका मिलता है और वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात बेरेंट से हो जाती है। उन्हें देखकर वह समझ नहीं पाता कि उसका बेटा क्यों भागना चाहता है, क्योंकि उसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। वहां गैबी उसे रोकने के लिए चाकू निकाल लेती है और बेरेंट से कहती है कि उसने उसकी किताब चुरा ली है और वह इसे दुनिया के सामने उजागर कर देगी। जैसे ही वे भागने वाले थे, बेरेंट अपने बेटे से कहता है कि बाहरी दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वह चेतावनी देता है कि अगर स्टीफन अब उसे छोड़ देता है तो उसकी माँ का बलिदान बेकार हो जाएगा। ये सुनकर स्टीफन भागने से मना कर देता है और अपने पिता के पास लौट आता है। ये देखकर गैबी अकेले जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वह वापस लौटने लगती है। उधर स्टीफन पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। बेरेंट कहता है कि वे अपने गॉड के लिए बलिदान देने जा रहे हैं। रास्ते में गैबी एक ह्यूमनॉइड फंगस देखती है, जिसे देखकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। जब वे दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो बेरेंट अपने बेटे से कहता है कि वहीं गॉड के लिए यह बलिदान दिया जाएगा और अब बलिदान की तैयारी शुरू की जाएगी। फिर बेरेंट अपने बेटे को मारना शुरू कर देता है। दूसरी ओर गैबी फंगस की ओर तीर चलाकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। स्टीफन अब अपने पिता की योजना को समझ गया था और अपने भाग्य से लड़ने लगा, लेकिन तभी पेड़ उसे पकड़ लेता है। आखिरकार गैबी उसकी मदद करने आती है और बेरेंट की ओर तीर चलाती है, लेकिन तीर का कोई खास असर नहीं होता। उल्टा बेरेंट गैबी पर हमला कर देता है। तभी स्टीफन तेजी से आगे आकर अपने पिता को पीछे से पकड़ लेता है। इससे गैबी को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल फंगस उसके पास आ जाता है। स्टीफन फिर से उसकी मदद करने के लिए आता है और फंगस से लड़कर उसे मार डालता है। बेरेंट को मौका मिलता है और वह गैबी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीफन सही समय पर पीछे से चाकू मारकर उसे रोक देता है। फिर दोनों को मौका मिलता है और वे वहां से भागकर केबिन में लौट आते हैं।
गैबी शॉवर ले रही थी, तभी उसे एक और दृष्टि विजन आती है जहां वह फिर से फंगस के चंगुल में थी। दूसरी ओर बेरेंड खुद को फंगस होने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और आखिर में वह भी संक्रमित हो जाता है। गैबी भी धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। वह स्टीफन से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह बाहर जाकर दुनिया देखे। कुछ दिनों बाद स्टीफन गैबी की बात मानकर उस शापित जंगल से बाहर निकलने का फैसला करता है। वह बड़े शहर में एक नया जीवन जीने लगता है। सब कुछ उसके लिए नया था, लेकिन वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। हालांकि उसे यह पता नहीं था कि वह जिस भी चीज को छूता था वह चीज धीरे धीरे संक्रमित हो रही थी। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है।